नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत भूमि के सीने पर लगाए आक्रांताओं के उस घाव की, जिसके निशान आज भी हमें अपनी गुलामी और अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों की याद दिलाते हैं। आक्रांताओं ने हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी चिन्हों को मिटाने की भरपूर कोशिश की। हमारे मंदिरों, मठों और मूर्तियों को ध्वस्त कर उसे न सिर्फ धरती में दबा दिया, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की गई। हजारों वर्षों से चली आ रही यह कोशिश अभी तक अनवरत जारी है, लेकिन अब तक सो रहा हमारा सनातन समाज और आजाद भारत की सरकार अब धीरे धीरे जाग रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसका जीता जागता प्रमाण है। श्री रामलला के मंदिर निर्माण के बाद अब काशी का ज्ञानव्यापी मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थली, मध्य प्रदेश के भोजशाला में मां सरस्वती के मंदिर को भी आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इन सभी स्थानों के दरो दीवार चीख चीख कर आक्रांताओं के हमले और अपने ध्वस्त कर दिए जाने की कहानी कह रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। सब कुछ जानते हुए अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। आज चर्चा करेंगे कि आखिर मुस्लिम आक्रांताओं के किए जुल्म को मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार क्यों नहीं है। क्यों भाईचारे की बात करने वाले मिल बैठकर फैसला करने की बजाय अदालती कार्रवाई में समय और साधन का दुरुपयोग करने पर तुले हैं। आज जो मुस्लिम मंदिरों के निशान को झुटलाने में लगे हैं, उन्हीं के पूर्वज इन आक्रांताओं के जुल्म के चश्मदीद भी रहे हैं। आखिर क्यों मुस्लिम समाज आक्रांताओं के निशान हिंदुस्तान से मिटाने का विरोध कर रहे हैं, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनके साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि कोर्ट के फैसले का क्या हुआ और कोर्ट का फैसला जो हुआ है उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान, जहां सनातन संस्कृति का वास रहा है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इसको कुचलने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह है कि हिंदुओं को अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए सबूत पेश करने पड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि पर भारतीय गौरव लौटने के बाद आज हिंदुस्तान फिर से विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटी गई अपनी सांस्कृतिक धरोहर मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की 2 अदालतों में आज 3 बड़े मामलों पर सुनवाई हुई, जिसके चलते आज पूरे देश की नजर यूपी की इन 2 अदालतों पर रही। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अंदर 17 मई से पहले दोबारा सर्वे किया जाएगा। मस्जिद के सर्वे के मामले में अगर कोई बाधा बन रहा है तो प्रशासन उस पर दंडात्मक कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को 4 महीने में सभी याचिकाओं को निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं होता तो एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर फैसला सुना दिया जाए। वहीं तेजो महालय के 22 बंद कमरों में छुपे कई राज से भी पर्दा उठाने की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला, जो वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर है, जहां 1200 हिंदू छात्रों को इस्लाम नहीं अपनाने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मार दिया गया था और मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। आज भोजशाला में हर शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति है, लेकिन अब हिंदू पक्ष भी मांग कर रहा है कि यहाँ हर रोज हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिले। इसके अलावा कुतुब मीनार, लाल कोट, आगरा का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा जो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों द्वारा बनाया गया, 3 मंदिरों के परिसर में संस्कृत पाठशाला थी और मांडव जैसे कई ऐसी इमारतें हैं जो विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दी, इनका प्रारूप बदल दिया। हिंदुस्तान में विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कई स्थान, मार्ग, रेलवे स्टेशन, गांव हैं।
जिनमें केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही 365 गांवों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मुगलिया गुलामी की निशानी से मुक्त हो चुकी है। अब बारी मथुरा, काशी, भोजशाला सहित तमाम ऐसे हिंदू धरोहरों को मुक्त कराने की है जिन्हें मिलेक्ष मुगलों ने तोड़ दिया था और वहां इस्लामिक प्रतीक स्थापित कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आक्रांताओं के निशान मिटाएगा हिंदुस्तान और इन निशान को मिटाने के लिए कोर्ट के द्वारा जो रास्ता निकाला जा रहा है उस रास्ते में भी रुकावट और अवरोध पैदा किया जा रहा है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। रमाकांत मिश्र हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से, मधु मोहन त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा अविनाश सिंह जी है राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर और वकील अधिवक्ता भी है। हमसे भी बात करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं मधु मोहन त्रिपाठी जी से करूंगा कि त्रिपाठी जी, जो पिछले दिनों से चला आ रहा है लगातार, आज हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 मामले हुए, 2 मामले में तो कहें जो एक तरीके से पक्ष में आया, हिंदू के पक्ष में ये आया, लेकिन जो तेजो महल वाला जो मामला था जिसमें 22 कमरों के रहस्य को खोलने वाली बात थी, उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे कानूनी पक्ष के यानी कानूनी तौर पे ये जानना चाहूँगा कि ये जो 3 फैसले हुए हैं, इसमें खास तौर पे अगर मैं ताजमहल वाले मामले की बात करूं, जिन 22 कमरों को खोल करके उनके रहस्य को जानने से संबंधित जो याचिका दायर थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ताजमहल का जो रहस्य है उन 22 कमरों का, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा? और ये जो 3 चीज़ें, हालांकि आज भोजशाला में भी जो याचिका है वो डाली गई है कि वहाँ पर भोजशाला के कैंपस में जो नमाज पढ़ी जाती है हर एक शुक्रवार को, उसे बंद करवाया जाए और वहाँ पर पूजा जो है रेगुलर शुरू करवाया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन तीनों फैसलों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय क्या है और ये किस दिशा में जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो आपने तेजो महल की बात की, ताजमहल की, उसमें जो भी याची लोग थे उन्होंने 22 कमरों को खोलने का एक याचना की थी जी। हालांकि मैंने इसकी पिटीशन मंगवाई है, देखना चाहूंगा कि क्यों माननीय उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त किया। क्योंकि पद्मनाभम मंदिर में आपको याद होगा कि 5 कमरों को खुलवाया और न केवल खुलवाया ही नहीं, न्यायालय के आदेश से 2 कमरों की संपत्ति को सरकार को दिलवाया। बिल्कुल ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसको भी खुलवाने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूं कि इसको केवल एक अभी उच्च न्यायालय में गए, पता नहीं इनका सिंगल बेंच में था, डबल बेंच में था, क्या इनका रिट थी, क्या था, हमें नहीं जानकारी है जी। लेकिन ये अगर सिंगल बेंच का है तो डबल बेंच में इलाहाबाद का स्पेशल अपील का प्रोविजन है, स्पेशल अपील करेंगे, नहीं सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे, आज नहीं कल इसको खोलने की प्रक्रिया तो जरूर शुरू की जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो खुलेगा जी। अब बात आती है, आपने दूसरा प्रश्न किया भोजशाला। देखिए, अगर आप भारत के जितने प्राचीन जो पुराने मुगल आप देखें, पूरे विश्व में कहीं खुदाई होती है तो वहां पर कहीं न कहीं अवशेष सनातन संस्कृति के मिलते हैं। और भारत में मेरे पास लिस्ट आई थी, लगभग 3600 ऐसे मस्जिद थे जो केवल मंदिरों को तोड़कर ऊपर का ढांचा ही परिवर्तित कर दिया गया। बिल्कुल। और कुछ नहीं। तो अगर ये लोग देखिए, जो ये विरोध किया जा रहा है प्रतिपक्ष के द्वारा कि इसका सर्वे ना हो, कोर्ट कमिश्नर न कुछ काम कर पाए, काशी में भी यही बात आ रही है, उसका मात्र कारण यह है कि जैसे ही ये बाहर आएगी चीजें तो एविडेंस आएगा। जैसे राम मंदिर का क्या हुआ, खुदाई हुई, आश्चर्य तो यह होता है कि तथाकथित जो इतिहासवेत्ता थे उन्होंने वहां झूठी गवाहियां दी। वो तो के मोहम्मद ने उसको बताया, वहां से जो बिल्कुल मिले थे वो सारा का सारा हिंदू सनातन संस्कृति के थे। तो ऐसे ही सारे सनातन संस्कृति के आएंगे और आज नहीं कल न्यायालय जो है इसको आदेश पारित करेगा और हिंदुओं की जो समृद्धि का, गौरव का रहा है वो उनको दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए भी। न्याय की दृष्टि से देखा जाए, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपका मकान कब्जा कर लूं तो ये कहा जाए नहीं कि दंगा होगा, ये फसाद करेगा, मत खाली करो, मत खाली करो, ऐसा नहीं है।
न्याय बिल्कुल 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 बहुत सही बात आपने कही कि अब कोई जबरदस्ती अगर मकान को कब्जा कर ले तो वो उसका मालिक नहीं हो जाता है, जो असली मालिक है वो उसका मालिक रहता है, भले ही कब्जा उसके हाथ में नहीं रहे। मैं इसी ये जो दूसरा जो आक्रांता जो कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उसके पक्ष में जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि क्योंकि अभी उस एक्ट के रहते हुए आप बाकी मंदिरों पर दावा नहीं कर सकते, बाकी मंदिरों की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है कि जो स्थिति 1947 में थी वही स्थिति बनाए रखा जाए। क्या आपको लगता है कि वक्त अभी आ गया है कि इस वर्शिप एक्ट को बदला जाए, खत्म किया जाए? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी अश्विनी उपाध्याय जी ने चैलेंज कर रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और वो अभी पेंडिंग है जी। दूसरा विषय, गवर्नमेंट जैसे एक प्रकार की सरकार जो थी, जो तुष्टीकरण के कारण वो प्रत्येक ऐसे अधिनियम ला करके हिंदुओं को, भारतीय जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए, दबाने के लिए, सरप्रेस करने के लिए करती रही है। बिल्कुल। तो अगर माननीय उच्च न्यायालय से न हो, सर्वोच्च न्यायालय उसको नहीं करता है, तो सरकार के पास प्रोविजन है, उसको रिपील कर दे, बिल्कुल, उसको एनेक्ट कर दे, उसकी जो उसको रिकॉल कर ले, वापस ले ले, उसको निरस्त कर दे, सरकार कर सकती है। क्योंकि देखिए, और जहां तक बात आती है मथुरा पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता जी, उस पर नहीं लगता, क्योंकि उसका पहले से चल रहा है, उसमें समझौता हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लेके चलते हैं कि 1947 हाँ, वो एज इट इज रहेंगी, बिल्कुल, लेकिन वो उसके बाद का विषय है, उसमें बाद में समझौता हुआ है। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मैं ये कह रहा हूँ, हमारे साथ कांग्रेस के आदित्य त्रिपाठी जी हैं, आदित्य त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल अभी वीडियो नहीं दिखेगा सर, मैं बाद में भेज दूंगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, शायद कुछ तकनीकी खराबी होगी, वीडियो दिखना चाहिए था आपका। लेकिन आदित्य जी हमारे साथ आए, कांग्रेस की बात रखेंगे हमारे साथ। आदित्य जी, ये जो पूरा मसला चल रहा है, आप लोग भी जानकारी, आप लोगों को भी अपडेट भी आप होंगे, क्योंकि आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन सब चीज़ों में। मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है, हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं, कवायदे हैं, 1991 का जो एक्ट है कांग्रेस के ज़माने में ही आया था, कांग्रेस की सरकार ही लाई थी इसको उस समय। क्या आपको लगता है कि सही में जो हटाने की मांग हो रही है, और इस एक्ट के कारण जो बाकी जो मंदिर है देश भर में, हालांकि मथुरा का नहीं आता है, भोजशाला में भी दिक्कत होगी इस एक्ट के जरिए जो है, मुझे लगता है कि भले अभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, लेकिन उसके आड़े में ये एक्ट भी आएगा। बाकी और भी जो मंदिर है, 3000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर जो साक्षात आपको दिखते हैं कि ये पहले मंदिर था और अब इसके ऊपर में मस्जिद ज़बरदस्ती बना दी गई है। क्या आपको लगता है कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए? और जो निशान मिटाने की बात कर रही है सरकार, या जो हिंदू संगठन बात कर रहे हैं कि भारत के सीने पे जो ये दाग लगा हुआ है, ये जो आक्रांताओं के निशान है, इस निशान को मिटाना चाहिए, तो इस निशान को मिटाने के लिए पूरे देश के सभी राजनीतिक पार्टी, सभी समाज मिलकर के सामने क्यों नहीं आता है, या क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों, मैं बोलता हूं कि कांग्रेस क्यों विरोध करेगी, वामपंथी दल क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये भारत की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। तो अगर भारत पे अगर आपके आक्रांताओं के, किसी हमलावर के निशान है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और भारत की पुरानी पहचान को फिर से सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो उसका विरोध, राजनीतिक विरोध क्यों किया जा रहा है? आदित्य जी। देखिए, इसका कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं हुआ। अभी मामला न्यायालय में है और न्यायालय का फैसला आया कि सर्वे होना चाहिए ज्ञानव्यापी मंदिर के मामले में, तो बिल्कुल हम न्यायालय के साथ है ना। न्यायालय अगर फैसला ले रही है कि अगर होना चाहिए तो होना चाहिए, निश्चित तौर पे सर्वे होना चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि वो मंदिर है या मस्जिद है। वो आस्था का विषय है, और आस्था के विषय पे हमेशा कांग्रेस का एक पक्ष रहा है कि वो अगर जो भी है सत्य सामने आना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो आस्था की एक जो भी चोट कर रहे हैं, जो जैसे भी लोग हैं, उस पर क्लियर होना चाहिए। न्यायालय का एक माध्यम है उससे। जैसे आपने देखा अयोध्या का जब मामला आया तो मुस्लिम पक्ष जो थे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांति से उसको स्वीकार किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि शांति से कहां स्वीकार किया, आज भी उसका विरोध कर रहे हैं, उनको वो आज भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, और आज जो फैसला हुआ है सर्वे को जारी रखने का, उसका भी विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा, जो कि उसके पक्षकार हैं। जो इस देश के संविधान को नहीं मानते वो कहेंगे, वो विरोध करते रहेंगे, और ऐसे लोगों का विरोध कोई सुनता नहीं है।
लेकिन आदित्य जी, मेरा सवाल कुछ और था। ये जो दो मामले चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, इन दोनों से अलग मैं कह रहा हूँ, इन दोनों से अलग हजारों मंदिरें ऐसी हैं यहाँ पर, जो मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, उसके साक्ष्य उपलब्ध है। इतिहास बोलता है, आप मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ की दीवारें, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ के जो वास्तुकला है वो आपको चीख चीख के बताएंगी। वो सब चीज़ बिल्कुल साफ दिखता है कि ये कभी मंदिर था और इसे आक्रांताओं ने तोड़ के मस्जिद यहाँ पे बना दी थी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों में तो जो अदालत जो कर रही है वो करे, लेकिन बाकी जो मंदिरें हैं, बाकी जो स्थल है, पूजा स्थल है, वो फिर से हिंदुओं के साथ हो और वहाँ से आक्रांताओं के निशान मिटाए जाए। इसके बीच में ये एक्ट आता है 1991 का, जो कि कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। जब लेकर के आई थी, मैं नहीं कहता कि उस समय गलत था, सही था, लेकिन आज का फैसला क्या होना चाहिए, मैं इस पे जानना चाहता हूँ। देखिए, आज जो है अगर इस पे डाउट है तो ये बिल्कुल सदन में प्रस्तुत होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सारे सांसद इस पे जो फैसला लेंगे, बदल भी नहीं सकता, कि ऐसा नहीं है कि ये बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। रमाकांत जी, इसी पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा और आज जो फैसला आया है उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। और देखिए मुकेश जी, यहाँ पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समाज को सही दिशा और दृष्टि दिखाता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, अयोध्या का जब फैसला आया, तो एक समाज को एक अलग दिशा मिली। और साथ ही साथ आज के भी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे और आज का भी अगर घटनाक्रम देखेंगे, न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आया, खास करके श्रृंगार गौरी के मसले पर, वो भी बहुत एक अच्छी दिशा दिखाता है। अब यहाँ पर ये बात ये है, जो कि जो 1669 के समय में जिस तरह से औरंगजेब ने अपने आदेश में, जबकि उसी के समकालीन जो एक उस समय में था साकी मुस्तैद खान, जो अरबी भाषा में जो है उन्होंने अपने शब्द को लिखा हुआ है, जो कि औरंगजेब ने जो आदेश दिया था, उसकी अभी भी ओरिजिनल कॉपी कोलकाता के पुस्तकालय में पड़ी हुई, जो सब कोई देख सकते हैं और सबको पता है इस चीज का। तो जिस तरह से 1991 से पहले श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन दर्शन होता था, उसके बाद 1991 में आकर के जिस तरह से वो वर्शिप एक्ट आकर के आया और वहां पर मात्र विशेष दिन को, खास करके मुझे लग रहा है शिवरात्रि और या 1-2 दिन और मुझे लग रहा है 2 दिन जो है सो पूरे साल के अंदर में वहां पर इजाजत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल यहाँ पर संशय पैदा करता है, खास करके कांग्रेस की नीति, रीति और पॉलिसी को लेकर। मैं ये नहीं कहता हूं जो कि अभी इनका दृष्टिकोण किस तरह से है, नहीं है, क्योंकि न्यायालय का जो है निर्णय, न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कोई नहीं करना चाहे। मैं निश्चित तौर पर जो अभी सर्वे और वीडियोग्राफी की जहां तक बात है, और उसमें जिस तरह से रुकावट इससे पहले सप्ताह में पैदा की गई थी, अदालत का आज विशेष टिप्पणी, खास करके जो भी बाधा बने इसके अंदर में राज्य सरकार सुनिश्चित करे उसके ऊपर में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, मैं बहुत ही अच्छा ये निर्णय है और इस समाज को एक सही दिशा और दृष्टि दिखाता है। मैं इस न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज अगर मथुरा के बारे में अगर आ रहा है जो कि 4 महीने के अंदर में इसका भी फैसला आना चाहिए, तो निश्चित आना चाहिए, क्योंकि विदेश, देखिए कितना बड़ा खाका, मुकेश जी मात्र 10 सेकंड लूंगा मैं, कितना बड़ा खाका तैयार किया गया था मुगल कालीन समय में, जो सड़क के नाम बदल दिए गए, गांव के नाम बदल दिए गए, जिस तरह से वहां पर जिस तरह से बिल्कुल धार्मिक संस्कृति को ध्वस्त करने की एक प्रक्रिया चालू हुई, और निश्चित तौर पर आज भी हम उस चीज को ढो रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है, जो खास करके इस समाज के लिए, जहां पर हम भी अभी भी उस औरंगजेब रोड को लेकर के ढोते हैं, अभी भी तुगलक रोड को लेकर के ढोते हैं। हम क्यों करें ऐसा? आज हमारे हीरो क्या कम है क्या इस देश के अंदर में? आज हमारे जितने भी सैनिक हैं सारे हमारे हीरो हैं, तो हम उन हीरो के नाम के ऊपर में क्यों ना सड़क का नाम रखें, हम क्यों ना स्टेशनों का नाम रखें, बिहार में हम क्यों ना गाँवों का, बिहार में बख्तियारपुर एक जगह है, बख्तियार खिलजी जो थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था, सालों तक वहां पर आग जलती रही, उसके नाम से हम शहर का नाम रखे हुए हैं, स्टेशन का नाम रखे हुए हैं। तो ये सब सारे निशान तो मिटने चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी गुलाम थे, हम पर कभी जो है इतना अत्याचार हुआ था। तो इन निशान को अगर मिटाने की कोशिश हो रही है तो मुझे लगता है कि सबको साथ आकर के करना चाहिए। हमारे साथ अविनाश जी हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, 20 मिनट से बैठे हुए अविनाश जी के पास मैं जाऊँगा। और एक चीज़ मैं अविनाश जी जानना चाहूँगा, आज जो अदालत का फैसला हुआ और जब फैसला सुनाया जाना था ज्ञानवापी के बारे में, तो अदालत ने सबसे पहले पूरे रूम को खाली करवा दिया,
खाली करवाने के बाद वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए और उसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, मुझे इस स्थिति पे बड़ी मतलब भारत में रह कर के अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए इतना इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि ये फैसला उनके खिलाफ अगर है तो शायद किसी तरीके की अनहोनी हो सकती है, विरोध हो सकता है, हिंसा हो सकती है। इस स्थिति पर मैं चाहूँगा अविनाश, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इस स्थिति पे कि आखिर क्या ऐसी वजह, क्या मुस्लिम पक्षकार जो हैं या मुस्लिम समाज के खिलाफ ये फैसला अगर जाएगा तो वो उसका अदालत का भी मान सम्मान नहीं करेंगे? क्या अदालत को भी इस बात का डर लगता है, और लगता है तो सीधे तौर पर पूरा फैसला वो क्यों नहीं सुना देती? अविनाश जी। मुकेश जी, आपको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने मुझे स्टूडेंट ऑफ लॉ मानते हुए रेफर किया, और पॉलिटिकल एनालिस्ट तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं लंबे समय से। हमारे जमाने में और आपके जमाने में गाना, और उससे पहले भी एक प्रचलित हुआ था और सब गाता, हम भी गाते थे, मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये गाना का सार क्या है। तो इस गाना का सार ये था कि हमारा जो सब कुछ जो है हमने विदेशों को बेच रखा है, आक्रांताओं को दे रखा है। पर भाजपा के आने के बाद उनका जो अपना अस्तित्व में जब भाजपा आई तो उन्होंने एक बात बहुत पुरजोर तरीके से बोला, संस्कृत राष्ट्रवाद। तो आज हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जितना भी पहचान इस भाजपा के रिजीम में या वैसे भी संगठन के माध्यम से जितना भी हो सकता है उसका प्रचार प्रसार देख करके हमें खुशी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब आपके सवाल पे आता हूं, जज साहब ने जो किया, आप देखिए, आप जो बुर्का के ऊपर जो कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जज थे, 5 बेंच की जज, 3 बेंच की जज थी, पीठ थी, उन्होंने जब फैसला दिया तो उनको डेथ थ्रेट आने लगे। जब बुलडोजर जाता है शाहीन बाग में तो वहां पे रोका जाता है और अजीब अजीब तरह की बात की जाती है, मेरा इलाका और तेरा इलाका। तो मुसलमान जहां भी 10% और 12% से ऊपर रहता है और 30% तक अगर वो पहुंच जाता है तो वहां पे उन्माद, खून खराबा का शक बराबर बना रहता है। और जज साहब जो ये फैसला सुना रहे थे वो तो कमलेश तिवारी के बारे में भी जानते होंगे, और चार्ली हेब्डो जो फ्रांस में जिसका गला रेत दिया गया उसके बारे में भी जानते होंगे। तो ये जो शांति प्रिय जो कम्युनिटी है उसकी वो ख्याति प्राप्त है, वो पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त है। तो मैं इस बात से बिल्कुल अचरज में नहीं हूं कि जज साहब ने कमरा खाली कराने के बाद अपना वो जजमेंट दिया, और क्या खूब जजमेंट दिया है। मैंने सिर्फ 2 ही जगह जजमेंट जब देखता हूं तो ऐसा जजमेंट पढ़ता हूं जहां जज साहब स्पिरिट ऑफ द जजमेंट का भी मेंशन करते हैं। एक तो बंगाल और दूसरा यूपी। बंगाल में जब जजमेंट आता है तो जज साहब जो ये भी लिखते हैं कि देखो, रिकॉर्डिंग का जो मटेरियल होगा, जो इक्विपमेंट होगा, वो इतना बड़ा रखना ताकि सारी रिकॉर्डिंग हो जाए, वरना आप झूठ बोलोगे कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। उसी तरह से जज साहब ने यहाँ जो ऑर्डर दिया है उन्होंने पार्ट करके लिखा है कि, और एडिशनल कमिश्नर भी नियुक्त किया है सहायक को, कि उनको पता है कि ये जो शांति प्रिय जो कम्युनिटी है वो काम में बाधा डालेगी, हर लिहाज से बाधा डालेगी, क्योंकि इनकी फितरत है वही, इनका समाज वही है, इनकी पढ़ाई वही है। तो आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आपने इस प्रोग्राम में छेड़ी है, ये 3 मंदिर तो है ही, इसके अलावा कई और सारी मंदिरें हैं जहां पे हिंदू संगठन को और सरकार को मिलकर काम करना होगा। और ये 1991 का जो एक्ट है ना, इसको गलत कोट करते हैं सारे। एक तो जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे अधिवक्ता, उन्होंने सीनियर अधिवक्ता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो चैलेंज हो रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, उसका क्लॉज 3 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बदला जा रहा, अभी कैरेक्टर नहीं बदला जा रहा। हम तो टाइटल सूट लड़ रहे हैं। 1991 का एक्ट जो है वो टाइटल सूट लड़ने से नहीं मना करता है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या किसी दल के प्रवक्ता, मैं तो चाहता था कि आज सपा के प्रवक्ता रहे, जो संविधान जो कहते हैं वो वाकई में नहीं। आज अब मैं बता दूं अविनाश जी, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी आज कोशिश करी थी लाने की, और मैंने मुस्लिम पक्षकार को भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुद्दे पे दोनों में से कोई भी आने को तैयार नहीं हुए। आखिरी वक्त तक वो बोलते रहे कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ कॉल आपको, लेकिन उन्होंने कॉल रिटर्न नहीं किया। जी मुकेश जी, उसका नाम है SP, संविधान पापी।
उसका नाम ही एसपी, संविधान के वो पापी है। वो कभी भी संवैधानिक बात जब आप करेंगे, टॉपिक रखेंगे, तो वो कभी नहीं आएंगे। और ये जो लोग जो बैठे हैं कांग्रेस के लोग, उनको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि ये वही शांति प्रिय कम्युनिटी है जिसने हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढा। आर्टिकल 370 सरकार ने किया, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ ली कांग्रेस और उनकी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर आपने डिमोलिशन ड्राइव किया, उसमें ढूंढ लेते हैं ये हिंदू मुसलमान और वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर आपने सीएए किया, उसमें ये ढूंढ लेते हैं हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो हिंदुस्तान में अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है, पुरजोर तरीके से जिंदा रखना है, तो आप जैसे पत्रकार और आप जैसी चैनल को अगुवाई करनी होगी, और हम जैसे जो लोग हैं उनको आकर के जनता को बताना होगा कि कौन और सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। बिल्कुल आदित्य जी, सारी चीजें कांग्रेस पे आकर के टिक जाती है और आप अकेले हैं यहाँ पर जो शायद इसका जवाब दे पाए। आदित्य जी, क्या जो कोशिश अभी सरकार कर रही है 2014 के बाद से जो कोशिशें हो रही है, क्या आज़ादी के 70-75 साल हो गए, क्या पहले ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आक्रांताओं के नाम पर आपने शहरों के नाम रखे, आपने स्टेशन के नाम रखे, आपने बस्तियां बना दी, ट्रेन बना दी, नई योजनाएं भी आप जो है आक्रांताओं के नाम पर शुरू करने की बात होती थी। तो क्या की शुरुआत ही अंग्रेज ने की है? जी जी, तो आदित्य जी क्या कहेंगे आप? ठीक है आदित्य जी। देखिए, पहले तो जिस तरह से मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी की गई, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कम्युनिटी से उनको नहीं जोड़ना चाहिए, शुरू से ये हमारा मानना है। आप देखिए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, उन्होंने देश के लिए कितना काम किया, अब्दुल हामिद रहे हो, वीर अब्दुल हामिद, उन्होंने वो तो कहता है कि भाई देश का मुसलमान अगर अब्दुल हामिद हो जाए, अगर कलाम हो जाए तो स्वागत है उनका, लेकिन वो होते नहीं ना, वो तो कसाब होकर के निकलते हैं। उनका आदर्श तो कुछ और ही होता है, अफजल गुरु बन के निकलते हैं। बहुत सारे नाम जी, मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ कहना वो गलत है। लेकिन जो आज का मुद्दा है ज्ञान वापी मंदिर का, अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास बारी बारी से, आप एक दूसरे के टाइम में ना बोले, बिल्कुल अलग अलग बोले। जी 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 जी। ज्ञान वापी मंदिर का जो मुद्दा है या ज्ञान वापी मस्जिद का, ये सुप्रीम कोर्ट का आज विषय है। सुप्रीम कोर्ट में अगर गया है तो निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा, और न्याय के बाद कोई भी, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो चाहे वो हिंदू पक्षकार हो, जो भी न्यायोचित आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। जैसे अयोध्या को हमने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया, और जो नहीं स्वीकार किया वाले लोग नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, आपने स्वीकार नहीं किया। आपके वकील कपिल सिब्बल ने बराबर उसकी खिलाफत की है, और आपने आज तक स्वीकार नहीं किया है। आप तो राम को मानते ही नहीं है। आपने तो राम के बारे में हलफनामा दिया हुआ है कि वो कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो कोई कैरेक्टर रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है। ये आपके पार्टी की कैरेक्टर है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं। और उन्हीं लोगों को जब आप भाजपा में लेते हैं और वो जब भाजपाई हो जाते हैं तो आदित्य जी जो बात है वो कीजिए ना। आप आपकी पार्टी का स्टैंड कुछ और है, आप यहाँ पे आके कुछ और कह रहे हैं। आप अपनी पार्टी का स्टैंड तो रखिए। देखिए, मेरी पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर था। हम सेक्युलर लोग हैं, आस्था का विषय है, जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। इसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम स्टैंड से कहीं दूर जा रहे हो। अगर वो नहीं, ठीक है, कपिल सिब्बल ने भी सफाई दी है कि भाई हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक वकील की कैपेसिटी में वो लड़े थे केस को, और वहां पर जो उन्होंने कहा था वो उनका कांग्रेस की पार्टी से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस के स्टैंड से कोई संबंध नहीं है। कपिल सिब्बल ने इसको क्लियर किया था। सोनिया गांधी ने जो एफिडेविट दिया था, बिल्कुल राम के बारे में एफिडेविट दिया था, नहीं वो सही है, वो सही है। मैं दूसरी बात पे, मैं आदित्य जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि आज़ादी के 70-72 वर्ष तक आपके पार्टी का राज रहा है भारत पे, और आपने आक्रांताओं के नाम को बदलने की कोशिश नहीं की। मेरा सवाल ये था, अभी ज्ञानव्यापी पे तो हमारी बात हो चुकी थी, आक्रांताओं के नाम बदलने या आक्रांताओं के नाम से सड़कों के नाम रखने, शहरों का नाम रखना, स्टेशन का नाम रखना, योजनाओं का नाम रखना, इस पर मेरा सवाल था कि क्यों कांग्रेस को ये चीज़ अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को जो बर्बाद किया, जो आक्रांता हम पे हमला करते आ रहे थे, हमारे सभी तरीके की विरासत को नष्ट करते आ रहे थे, उनके नाम को महिमा मंडित करने की बात जो कांग्रेस करती है और करती रही है, मेरा सवाल उस पर था।
आदित्य जी। देखिए, पहले तो अगर आप ये देखेंगे कि आक्रांता जो कहे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मॉन्यूमेंट्स हैं, जगह है जो उनके द्वारा बनाई गई और आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो इंडिया की। कौन सा है भाई? एक भी बताइए। आप एक भी क्या, कितने सारे दरवाजे, फतेहपुर सीकरी। देखिए आपकी बात सुन करके मधु मोहन जी बोल रहे हैं कि मैं बोल, मधु जी बोलिए। एक तो मेरा नाम मधु मुकुल त्रिपाठी। मधु मुकुल जी, माफ कीजिएगा जी, मधु मुकुल जी। मुकेश जी, दो विषय हैं जी। एक तो मेरे अभिन्न मित्र कांग्रेस के जो हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग मिसलीड क्यों करते हैं। मैं वो अधिवक्ता हूँ, मैं पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन कुछ विषय जो मेरे सामने आए हैं मैं बोलना चाहूंगा जी। एक तो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है का जो विवाद है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास है, न कि सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। दूसरा, जब कांग्रेस की बात आती है तो जब से कांग्रेस पार्टी बनी है उसका कार्य, हालांकि मुझे ये बीजेपी वालों को बोलना था लेकिन बात मेरे सामने आई है, मुझे बोलना पड़ेगा, केवल राष्ट्र की अस्मिता को दबाना, भारतीय गौरव को दबाना और झूठ बोलना है। आप अभी हमारे मित्र ने कहा कि अयोध्या का श्री रामलला का ताला खुलवाया राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको पनिशमेंट भी दिलवाया, उनका प्रमोशन नहीं होने दिया। बिल्कुल। और आपको याद होगा मुकेश जी कि जब देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के साथ साथ जितने भी हमारे अस्मिता के प्रश्न थे उनको खुलवाने, क्योंकि मैं सत्य को रख रहा हूँ, तथ्य को रख रहा हूँ, पार्टी का नहीं रख रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहला विरोध नेहरू ने किया। ये कहते हैं ये सेकुलर हैं, इन्होंने कहीं पर भी किसी दूसरी पार्टी का, दूसरे पक्ष का विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदुओं का पक्ष किया। हिंदू ला लाए, लेकिन आप देखें हिंदू धर्म में कहीं सनातन पद्धति में तलाक शब्द नहीं है, उसमें ला दिए, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम में कहीं नहीं लाए। दूसरा विषय आपको याद होगा, हिंदू कोड बिल बना के घर घर में झगड़ा लगवा दिया। बिल्कुल। हिंदू कोड बिल बना करके घर घर में झगड़ा लगवा दिया, घर में झगड़ा शुरू कर दिया। मैं वकील हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जी। दूसरा विषय आपको याद होगा, पोखरण का परमाणु परीक्षण जो हुआ, हमारा शौर्य दिखाने का मौका था। सबसे पहले सोनिया गांधी ने कम्युनिस्टों के साथ कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल। तो जो शक्ति है वो धैर्य में होती है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे कांग्रेस के लोग ऐसा दोमुही बातें क्यों करते हैं। सेकुलर तो ये नहीं है, हालांकि मैं अधिवक्ता हूं, मुझे मेरा विषय कानून का ही था। इन्होंने कानून की धज्जियां कहां उड़ाई मैं बताता हूं। इमरजेंसी में कानून का बिल्कुल दुरुपयोग करते हुए, जबकि संविधान के आत्मा का संशोधन नहीं हो सकता, इन्होंने पेनिट्रेट किया सेकुलर और सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इन्होंने पेनिट्रेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, मैं समझता हूँ हमसे बहुत ज्यादा विद्वान लोग थे, उन्होंने प्रत्येक चित्र, प्रत्येक पन्नों पर, प्रत्येक पेज पर, पृष्ठ पर हमारे देवताओं के, हमारे महान पुरुषों के, हमारे पूर्वजों का चित्र हुआ करता था। इन्होंने हटवाया, लेकिन ये सेकुलर है, एक पक्षी काम करेंगे लेकिन सेकुलर है। मुझे खैर कानून की बात मैं जानता हूँ, असत्य सामने आता है तो बोलना पड़ता है। बिल्कुल सर, कानून की बात है तो बताइए कि टाइगर मेनन टेररिस्ट के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया था, रिव्यू पिटीशन दे करके इन्होंने खुलवाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मधु मोहन जी मैं जानना चाहूंगा, और मैं आपकी टिप्पणी खास तौर पे इस पे मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि आज जो फैसले के वक्त कोर्ट ने खाली करवाया और सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद ये फैसला था, क्या कोर्ट को भी ये डर लगता है क्या कि अगर हम फैसला सुनाएंगे तो कोर्ट में ही हमला हो जाएगा, अगर उनके पक्ष में नहीं गया तो? विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, कोर्ट भी हमारे आपके जैसे होती हैं जी। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह के कह रहा हूँ जी, सबरीमाला में निर्णय आता है कोई डर नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन तलाक पर निर्णय आता है, हिजाब पर निर्णय आता है तो डर होता है, उनको जड़ सुरक्षा दी जाती है। बिल्कुल। तो और एक पूरे विश्व में कहीं भी कुछ हो जाए, दंगा फसाद भारत में भी होता है, भारत में ज्यादा होता है। बिल्कुल। अभी चार्ली हॉर्बो की बात कर रहे थे मेरे मित्र, सबसे ज्यादा दंगा भारत में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। खलीफा का बात हुई थी, सबसे ज्यादा तो मोपला भारत में हो गया। बिल्कुल। तो हमारे देश में और ये लोग सपोर्ट करते हैं। तालिबान और सर तालिबान की जीत को हमारी जीत कह रहे थे, भारत के में भी पोषित किया इन्होंने। भारत के तथाकथित मुसलमान तालिबान की जीत को हमारी जीत कह रहे थे, अपने कौम की जीत कह रहे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए जीते हैं और कौम के लिए मरने को राजी होते हैं।
ये दंगाई लोग क्या है हैं आप, और इनकी जगह सिर्फ टिप्पणी हिंदुस्तान के मैं बाहर। उसके विषय में जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जी। उसमें आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, सुन्ना पढ़िए, वो आदेश है, वो आस्था का प्रश्न है उनके। बिल्कुल। आपको मारना, आपको काटना आस्था का प्रश्न है। बिल्कुल। आदित्य जी कुछ बोलना चाहेंगे आप, क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करने का समय हुआ है। आखिरी टिप्पणी लूंगा, अगर आप जवाब देना चाहते हैं। मुकेश जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँ। जी जी। हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अभी मधु मुकुल जी ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और उन्होंने ये भी कहा ये भाजपा के प्रवक्ता को बोलना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। निश्चित तौर पर मैं इंतजार भी कर रहा था। हाँ। मैं उनका सम्मान करते हुए मैं इंतजार कर रहा था। एक्चुअली देखिए, शाहबानो केस में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब समाज सुधार की बात हो रही थी, मुस्लिम समाज में सुधार की बात हो रही थी, तो कांग्रेस ने ही तो विरोध किया था, पहली बात। कांग्रेस ने केवल विरोध नहीं किया था, संसद में जाकर के पलट दिया था फैसले को। यस, बिल्कुल सही बात है। और 2005 से 11 के अंदर में जो एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें यह क्या है, सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम, बिल्कुल, ये भी किसका लाया हुआ है? ये भी तो इन्हीं का लाया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, इनकी जो पॉलिसी रही है ना, हर वक्त हमेशा भारत को तोड़ने की बात रही है, तुष्टीकरण की बात रही है, भ्रांतियां फैलाने की बात रही है। आज जो पैरोकार कर रहे हैं मुगलों के, आज ये जो 75 साल अगर हम लोग अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन आक्रांताओं का जिस शब्द का मैं जब प्रयोग करता हूं, इनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हम आक्रांता कहेंगे क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति को जो तोड़ने की बात जहां पर हो रही थी, जहां पर ध्वस्त करने की बात हो रही थी, वो मुगल शासकों ने किया था। और उसके विरोध में इन्होंने इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद भी कोई परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे धर्म संस्कृति की रक्षा करने के अर्थ में हो, चाहे धारा। बिल्कुल रमाकांत जी, आज आदित्य त्रिपाठी जी आज अकेले पड़ गए हैं और मुझे लगता है कि शायद जो है इनका पक्ष थोड़ा कमजोर। आदित्य जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं आपके लिए समाजवादी पार्टी और एक मुस्लिम स्कॉलर को ला रहा था, लेकिन वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, आने को तैयार नहीं हुए। देखिए सर, मुस्लिम स्कॉलर समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है कांग्रेस को अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन जैसे लगातार बात आ रही कि 75 साल हमारी सरकार थी, हमने क्या किया, 4 साल पहले हमने क्या किया। देखिए, देश को जिस वक्त जो जरूरत थी हमने वो किया। आज जो मोदी जी बेच रहे हैं वो हमने बनाया, और इस देश को बनाने में कांग्रेस का योगदान है, वो आप लोग में से कोई भी नहीं उसको नकार सकता। हमने हमेशा देश के लिए काम किया और देश के उन्नति। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं करता है कि भाई देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है, लेकिन बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, उस डिफेक्ट्स की बात हो रही है कि वो जानबूझ करके वो सारी चीज़ें की गई और उसी पे आपत्ति दर्ज की जा रही है। और ये चीज़ें अगर कांग्रेस कर दी होती तो शायद जो है ये समय और ये पैसा जो है किसी दूसरे विकास के कार्य में लगाया जा सकता था। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा अविनाश जी आपसे, उसके बाद मैं रमाकांत जी, फिर मधु मुकुल जी के पास जाऊँगा। जी, मैं आदित्य जी का साथ दूंगा और बिल्कुल बोलूंगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला है कि वो देश के सारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं देश को यहाँ तक लाने के लिए। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, ऋषि मुनि, पत्रकार, आप और हम जैसे आम आदमी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। इसलिए कांग्रेस कोई अलग नहीं है, कांग्रेस यही है। पर कांग्रेस की नीतियां जो रही हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की रही है, वो अपीसमेंट की रही है। इसीलिए आज हम चार्ली हेब्डो भी देखते हैं, कमलेश तिवारी भी देखते हैं और कोर्टरूम को खाली भी देखते हैं। बिल्कुल रमाकांत जी, आखिरी कमेंट। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए आज का जो भी फैसला है श्रृंगार गौरी के ऊपर में, काशी विश्वनाथ के साथ ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में, ये बिल्कुल समाज को एक सही दिशा दिखा रहा है। और निश्चित तौर पर हम ऐसे फैसलों का स्वागत करते हैं जो समाज एक धर्म, संस्कृति और हर एक मुद्दे को बिल्कुल जहां पर सुधार की जरूरत है, जहां पर कहीं उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, निश्चित तौर पर अदालत उस चीज को देखती है और समाज को एक सही दिशा देती है। जी, मधु मुकुल जी। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे मैं उसको तो सेकंड करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हालांकि मेरा विषय नहीं लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, कांग्रेस का जो निर्माण हुआ वो ह्यूम ने किया, वो अंग्रेजों की बात को सही करने के लिए भारत में रखा। तो कांग्रेस का स्पिरिट वही है। अब आप देखें, उसको फॉलो करते हुए जब देश का हमारे देश का बहुत बड़ा इतिहास है, देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक हमारे सैनिक ने ही हमारे विरोध कर दिया था नेहरू जी का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे सेनापति बनने लायक ही नहीं है। दूसरा, परमानेंट सीट, हमारी परमानेंट सीट आज भी हम भुगत रहे हैं, चाइना को दे दिया गया।
तो बहुत सारी ऐसी गलतियां रही। ये और देश को बनाने की बात करते हैं, इन्होंने अपना घर बनाया। आप देखें नेहरू जी कहाँ पैदा हुए थे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि नेहरू जी जहाँ पैदा हुए थे वो आज इतना पैसा कहाँ से आ गया। शायद इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी मीडिया चैनल ने इसको उठाया नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि नेहरू जी कहाँ पैदा हुए थे और उसके बाद उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। ये बड़ा शर्मनाक विषय है कि वो फ्रीडम फाइटर थे भी या नहीं, पता नहीं क्यों कोई जवाब नहीं दे पाता कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। जो कहते हैं भाई देश के लिए ये किया वो किया, ये सब चीजें अलग विषय है। बिल्कुल इसको देख रहा है और बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है मधु मुकुल जी, मैं माफ़ी मांगते हुए आपको रोकना चाहूँगा और अंतिम 30 सेकंड में मैं चाहूँगा कि आदित्य त्रिपाठी जी अपने कमेंट करें, उसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। आदित्य जी, जिस तरह से नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे वो मुझे बहुत ही अफसोसजनक लगा कि इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कि फ्रीडम फाइटर उन्होंने अपने जीवन का 13 साल जेल में बिताया। कोई ये ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ इससे। मैं इस पे बिल्कुल इस पे बाद में चर्चा करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों से माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। मधु मुकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें रखी। आदित्य त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अविनाश सिंह जी आपका और रमाकांत मिश्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कि आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन जो बात आक्रांताओं को हटाने, आक्रांताओं के निशान को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटाने की जो बात हो रही है वो अभी भी जारी है। हालांकि 2-3 मामले अभी कोर्ट में किए हैं, लेकिन हज़ारों ऐसे मामले हैं जो अभी कोर्ट के राह तक रहे हैं और इंतज़ार है लोगों को, भारत के लोगों को, कि ये मामले भी कोर्ट में जाएंगे। या उससे भी ज़्यादा अच्छा ये होता है कि समाज के लोग आपस में मिलजुल कर बैठ लेते और इस बात को सुलझा लेते और जो आक्रांताओं के नाम से जो निशान यहाँ पर लगे हुए हैं उन निशान को मिटा करके अपने वीर सपूतों के नाम से उनके नाम को बदल देते। और वैसे मस्जिद जो मंदिरों को मिटा करके बनाए, जो मंदिरों के निशान पे बने हुए उन सबको भी बदल करके वहाँ पर वापस उसके पुराने स्वरूप को वापस कर दिया है। तभी तक के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी, तभी तक के लिए बात भी जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।